उड़ता पंजाब जो सब्जेक्ट है, डार्क सब्जेक्ट है, इंटेंस सब्जेक्ट है, क्योंकि म्यूजिक भी उतना ही इंटेंस, उतना ही डार्क होगा। तो किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को के लिए काम करके कहेंगे आपने, मतलब रीज़न क्या था? जैसे आपने अभी कहा डार्क और इंटेंस है, उसी डार्कनेस से और उसी इंटेंसिटी से मैंने ये प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया। उस जो कैरेक्टर है टॉमी सिंह, पूरा साउंड ट्रैक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है ज़्यादातर। तो मुझे भी उनके हेड स्पेस में घुसना था कि एक टॉमी सिंह के कैरेक्टर को जस्टिस देने के लिए मुझे भी डार्क होना पड़ा, मुझे भी थोड़ा सा इंटेंस होना पड़ा, और मुझे थोड़ा सा ट्रिपी जोन में घुसना था, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इज ऑल अबाउट ट्रिपिंग ऑन सब्सटेंस। तो उस चीज़ को जस्टिस देने के लिए, मतलब मैंने ऐसा सब कुछ नहीं किया, बट थोड़ा बहुत मुझे उस किरदार में खुद को डालना था, तो ताकि मैं निकाल सकूँ इस तरह का म्यूजिक को कहा जाता है कि सोलफुल होता है, फीलिंग, अगर संगीत की बात करें। लेकिन आप इतने दिन से म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो आप ये जानते होंगे कि जो लिसनर हैं उनको, मतलब जो जनरल लिसनर की बात कर रहा हूँ, तो उनको किस तरह के गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं? ये जिस तरह का म्यूजिक इसमें है, वो किस तरह के लोगों को फील करेगी? यंग एज, मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप? डेफिनेटली पर्टिकुलर एज ग्रुप है, ये यंगस्टर्स को डेफिनेटली फील करेगी, क्योंकि ये जॉनर ऐसा है जो नॉट एवरीबडी इज यूज्ड टू। ट्रांस और डार्क हिप हॉप, डार्क साइड ट्रांस वगैरह, ये ज़्यादातर बहुत ही कंटेम्प्रेरी आज के जॉनर्स है, जो बहुत लोग रिलेट भी नहीं कर पाते इससे, और बहुत लोगों के पास एपेटाइट भी नहीं है उसका। तो यंगस्टर्स आज की तारीख में काफ़ी एक्सेप्टेबल है और ओपन है, सो आई एम श्योर उनको पसंद आएगा। प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो उन्होंने कितनी क्रिएटिव फ्रीडम दी थी आपको इस फिल्म की म्यूजिक के लिए? क्या उनका, क्योंकि उनको भी म्यूजिक का अच्छा नॉलेज होगा, वो अपनी तरह से चाहते हैं उनकी म्यूजिक को, तो हाँ वो क्रिएटिव फ्रीडम, मतलब म्यूजिक के हिसाब से बहुत मैं तो इनका काफ़ी काम कर चुका हूँ, पर प्रोड्यूसर्स का कंसर्न, प्रोड्यूसर्स फैंटम थे जिनके साथ मैंने कई फिल्में की है, और पिछले देवडी से लेके आमिर देवडी से लेके आज तक उनके साथ सैकड़ों फिल्में की। और मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा अभिषेक चौबे साहब के साथ, जिनकी इश्किया और डेढ़ इश्किया बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। ये बाद में तीसरी फिल्म थी विद फैंटम, और मेरी पहली इनके साथ थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी लिबर्टी दी, काफ़ी छूट दी, और इतना कंफर्ट एनवायरनमेंट रखा उन्होंने मेरे लिए क्रिएट करने के लिए कि मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टफ फिल्म के लिए, इतने टफ सब्जेक्ट के लिए म्यूज़िक कैसे हो गया। था चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, और काफ़ी दिक्कतें भी आई, बट बिकॉज चौबे साहब की एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी और मुझे इतना कंफर्टेबल किया उन्होंने कि पता ही नहीं चला कि इतनी डार्क और इतनी इंटेंस और इतनी ऐसे हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट को म्यूज़िक सरलते से हो गया। और ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोग क्या समझते हैं, कई ऑर्डिनरी एवरेज कॉन्टेंट फिल्में आई हैं जिसमें भी कोई नॉन फेस नहीं था, लेकिन म्यूजिक पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो दर्शकों को किसी में बहुत मदद करता है। तो फिल्म के सक्सेस के लिए म्यूजिक डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा होता है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्योंकि नॉन फेस तो ठीक है, आप नॉन फेस से तो देख भी जाते हैं, इवन अगर नॉन फेस नहीं है पर म्यूजिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो उस फिल्म को देखने के लिए लोग ज़्यादा मतलब आकर्षित होते हैं। इस बारे में कहना चाहूँगा। डेफिनेटली म्यूज़िक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्राइंग फैक्टर है। जब सबसे पहला इम्प्रेशन आता है एक फिल्म का बाहर ट्रेलर के बाद, वो आता है म्यूज़िक, गाना। तो अगर गाना लोगों को पसंद नहीं आएगा, गाना लोगों को टच नहीं करेगा किसी भी लेवल पे, तो शायद वो लोग फिल्म देखने ना भी जाए। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है म्यूज़िक का। और हमने देखा भी है कई सारी फिल्मों का ऐसा हुआ भी है कि फिल्में पिट गई है, बट उनका म्यूज़िक काफ़ी चला है और काफ़ी लंबे अरसे तक रहा है। जैसे कि रिसेंट हाल ही के एग्जांपल देखेंगे तो आप बेबी डॉल इतना बड़ा गाना है, पर वो फिल्म शायद उतनी नहीं चली है, ऐसे लोगों को इतनी याद भी नहीं होगी फिल्म कौन सी थी, पर बेबी डॉल अभी भी इतना बड़ा पॉपुलर गाना है। तो इतना इम्पैक्ट है म्यूज़िक का। जो इस फिल्म से कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ी हो, क्या लिरिक्स की बात कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एज ए जनरलाइज तरीके से किसी को हार्म नहीं करती,
तो इस तरह का जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है, यू फाइंड इट समथिंग वेरी रियलेबल, समथिंग वेरी रियलिस्टिक, या उस पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत है? क्या किस कंट्रोवर्सी की बात करें, सॉरी? अगर कोई फिल्म में कोई लिरिक्स मान लीजिए कुछ भी कंट्रोवर्शियल है या उसका सब्जेक्ट कुछ कंट्रोवर्शियल है, तो उस पे अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी या जनरल पीपल रिएक्ट करते हैं, तो इट इज समथिंग वेयरेबल, समथिंग रियलिस्टिक, उसमें ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी बहुत डिफिकल्ट है ये कहना, बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। तो इस देश में है, हम जानते हैं, हमारे पास है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, और हम क्रिएटर्स, वी क्रिएटिव पीपल हैव दैट लिबर्टी टू क्रिएट व्हाट वी वांट टू। जो हम सुनाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो आज़ादी है हमें। बट वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबर्टी का दायरा क्या है, किसी ने अब तक किस मतलब इसका क्या कहते हैं उसे, उसकी लिमिट क्या है, उसका वे टू ड्रॉ द लाइन, वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो ऐसा कई बार हुआ है पास्ट में भी कि ऐसे कितने सारे कंटेंट जो बाहर आई, जो कुछ लोगों को पसंद आई है, और उनको ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल कंटेंट जो बाहर आई है, जो कुछ लोगों को लगा कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों को वो आपत्तिजनक लगा है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, पास में भी देखा हमने। तो उसमें ये डिवाइडेड हाउस जो होता है ना, कि हर वो डिवाइडेड हाउस हमेशा रहेगा। कुछ लोगों को कूल लगता है, कुछ लोगों को क्या कहते हैं उसे, राइट वर्ड क्या है, मतलब एवोल्यूशन लगता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि सही नहीं है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है, सबका अपना अलग अलग है। ये पूछना चाहूँगा, बॉलीवुड जो वर्ड है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वही बॉलीवुड बोली है, क्या ज़रूरी है कि अगर एक म्यूजिशियन अपना क्रिएटिव टैलेंट को शोकेस करना चाहता है, क्योंकि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको वर्ल्ड वाइड पता होगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं कि आपको फिल्म के लिए म्यूजिक देना है तभी आप सक्सेसफुल होते हैं, या तभी आपका क्रिएटिव जो इंस्टिंक्ट है वो बाहर निकलता है। तो ऐसा सिनेरियो फ्यूचर में आएगा, जबकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने बॉलीवुड से एसोसिएट किया तब पूरी दुनिया जाने लगी अमित त्रिवेदी कौन है। अगर सपोज दैट आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे काम करते, कोई सिंगर निकालते, तो क्या आपको वो फुटेज, वो मतलब जो आपको जो ऑनेस्टली नहीं, सच में कहूँ, मतलब मुझे अभी बीटर ऑन द बुश ने गाना ऑनेस्टली नहीं मिलता, बिकॉज जो पहुँच लेकिन आपको ये रहता कि वो ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म एसोसिएशन आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर यहाँ की बात करें तो। क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक के थ्रू भी हम म्यूजिक डायरेक्टर्स अपने को एस्टैब्लिश करें? पॉसिबल है, देखो फ्यूचर में क्या हो सकता है वो कौन क्या करे, हम यहाँ पर मैं तो बता नहीं सकते कि आगे क्या होगा। बट जहाँ तक फैक्ट्स ऑफ रियलिटी जो कंसर्न है अभी के टाइम की, उसमें तो ये मुश्किल है कि जो फिल्म की रीच है, जो फिल्मी गानों की रीच है एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, वो कहीं गुना ज़्यादा है देन अ फिल्म। वो रियलिटी है हमारे देश की, अभी कुछ कर नहीं सकते उसका। फॉर एग्जांपल अगर ले लो कि कोई मेरा ही गाना ले लो, मैं भी हिंदी फिल्मों में गाने करता हूँ, कितने पॉपुलर है। अभी मैं कोक स्टूडियो भी करता हूँ, कोक स्टूडियो इज़ इंडिपेंडेंट अपनी जगह पे है, और समझो कि मैं उसमें से कोई एक गाना उठा लूँ, मेरा ही गाना उठा लूँ, अगर से चौधरी जो मैंने किया था सीज़न 2 में, अब 3 साल पुराना गाना है, 2012 में या 13 में रिलीज़ हुआ था, 13 में रिलीज़ हुआ शायद, 3 साल पुराना गाना है। अब यूट्यूब हिट्स पे आजकल बहुत लोग यूट्यूब हिट्स पे पॉपुलैरिटी गेज करते हैं कि कितना यूट्यूब हिट्स मिला है आपको। ओ इट्स नियरिंग 2.5 मिलियन के आसपास उसका यूट्यूब हिट्स है 3 साल में। अगर वही गाना सलमान खान साहब पे या शाहरुख खान साहब पे या किसी भी एक्टर पे फिल्माया गया होता, तो वो 2.5 मिलियन व्यूज 2 दिन में होती, 2 दिन में, 3 साल में। 2 दिन में आते थे वो हिट्स, 3 साल में लगते थे। तो वो रीच, क्योंकि वो रीच इतना स्ट्रांग है फिल्मों का, तो वो एक ड्रॉबैक है। अपनी तरह में एक डिसएडवांटेज है कि एक म्यूजिशियन को, एक आर्टिस्ट को अपनी आवाज़ बाहर तक पहुंचाने के लिए हिंदी फिल्मों का सहारा लेना पड़ता है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए। पर ऐसे कई लोग हैं जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कर रहे हैं, जो लोग को इंडिपेंडेंट म्यूज़िक ही करना है और वो कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉलीवुड में। ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लगाव भी नहीं है, अपने दुनिया में, छोटी सी दुनिया में खुश है,
इंडिपेंडेंट म्यूजिक करते और खुश रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं पर उनको पता है कि उनकी रीच उतनी स्ट्रांग नहीं है, पर वो लोग खुश है उसमें। तो अपने अपने पर है, अपने इंडिविजुअल चॉइसेस पर है, आपको क्या चाहिए उसको। थ्रूआउट योर करियर बहुत सारे अवार्ड्स भी आपने दिए हैं, ये अवार्ड्स का जो सिनेरियो है वो आप कितना प्रोफेशनल समझते हैं और कितना ज़रूरी है अवार्ड? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं सिर्फ अपने प्रोफेशनल लाइफ से मतलब रखते हैं, अपने अवार्ड क्या मिला है ऐसा नहीं है। अवार्ड जिसको भी अवार्ड मिलता है उसको खुशी तो होती है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसको अवार्ड नहीं मिला और झूठ बोल रहा है बिल्कुल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको आपके काम के लिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ और वो बंदा उसको नकार देगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसा कोई ये नहीं। बट क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा हो गया ना, इतने ज़्यादा अवार्ड शोज हो गए, मतलब एनीथिंग इन एक्सेस, टू मच एक्सेस इज़ नॉट गुड। तो उसकी वैल्यू जो है ना वो थोड़ी कम हो गई और कुछ नहीं। मतलब आज अगर कोई भी अवार्ड जीतता है या मैं अवार्ड जीतता हूँ तो उसमें वो जो 20-25 साल पहले जो एक फिल्म फेयर जीतने की जो एक क्या कहते थे क्या कहते हैं उसे, जो एक फीलिंग होती थी वो ठाक लेकिन यहाँ आ गई है ऊपर से, लेकिन यहाँ आ गई है वो फीलिंग अभी रही नहीं है वैसी, क्योंकि उसका वैल्यू ऑलमोस्ट रहा नहीं। बिकॉज ओनली नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एनीथिंग, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एनी अवार्ड, ऑल आर प्रेस्टिजियस, ऑल आर ग्रेट, बट इतना ज़्यादा हो गया है ना, इतनी ज़्यादा तादाद में हो गया है ना कि उसकी वैल्यू अपने आप ड्रॉप हो गई। तो वो उसका nobody can do anything about it. लास्टली ये आपने जाने लिया कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हैं बट उनके रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका यूज या मिसयूज कैसे होता है? ये इसके बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि कुछ हाल ही में रिसेंटली हुआ है ना, आज ही हुआ है कुछ, तो मैंने पढ़ा है ना, जब मुझे देखा है तो मुझे पता भी नहीं हुआ क्या है। पहले मुझे समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है, उसके बाद ही मैं कमेंट कर पाऊंगा।